नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले वही डेटा इंटरप्रिटेशन। चाहे आप लोग बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी एग्जाम दे रहे हो या जो है आप बहुत सारे ऐसे वनडे एग्जाम्स होते हैं जहां पर ग्राफ वाले क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात करो या जो है कभी कभी आप लोग देखोगे यानी एसएससी सीजीएसएल या जो है यूपी पुलिस, सभी में कहीं ना कहीं बेसिक और टफ वाले ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज चलिए बिल्कुल ग्राफिकल क्वेश्चंस के बेसिक क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं यानी जो है जो सिंप्लीफिकेशन वाले बेस्ड होते हैं या जो है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, दोनों आपको फिर से रिकॉल करते हैं। तो चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाए भाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्या आंकड़े वाले क्वेश्चन यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी डेटा इंटरप्रिटेशन हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ग्राफ समझ में आ जाता है यानी जो बना हुआ चित्र समझ में आ जाता ना, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। और पहले भी हमने बताया था भाई कि जो डीआई के क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के बनते हैं एग्जाम में। यानी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस या आपको बताए थे कि रेशियो के कॉन्सेप्ट पर होंगे यानी अनुपात के कॉन्सेप्ट पर, या आपको बताए थे भाई कि कैसे यानी प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पर होते हैं, या आप देखोगे परसेंटेज के तुलनात्मक के फॉर्म में यानी इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में आते हैं। वो सारे हम आपको बेसिक से डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्ट अप्लाई करना आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग भाई तैयार हो जाइए, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप अगर देखोगे ध्यान से ग्राफ समझिएगा, यानी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ओरल आप आंसर बता सकते हो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन से। जैसे सबसे पहले तो भाई ग्राफ क्या कह रहा है ये समझना है। कह रहा कि भाई निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग वर्षों में सीटीईटी उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या यानी 2010 में सीटेट उत्तीर्ण करने वाले 21,500 लोग हैं भाई। 2011 में 24,500 हैं, 12 में, 13 में, 14 में और 15 में। यानी ये 6 वर्षों में सीटेट उत्तीर्ण करने वाले लोगों की संख्या दिया है। और क्या दिया भाई, उनमें पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाती है। यानी मेल और फीमेल, पहले मेल है, पुरुष है और फीमेल। यानी अगर आप 2010 में सीटेट उत्तीर्ण करने वाले की बात करोगे तो 21,500, उसमें जो उत्तीर्ण किए हैं मेल और फीमेल का अनुपातिक वैल्यू कितनी है, 4:1 है। यानी 2010 में आप मेल और फीमेल सीटेट उत्तीर्ण करने वाले कितने हैं आप बता सकते हो। इतना समझ में आ गया, कहो जी सर। अब इसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इन 6 वर्षों में आपको सीटेट उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स दिए हैं, कैंडिडेट दिए हैं, और यहां उन कैंडिडेट जो उत्तीर्ण कर रहे हैं उसमें महिला और पुरुष कितने हैं ये दिया गया है। कहोगे यस सर। चलिए अब आप पढ़ो, देखो वर्ष 2010, 2012, 2014 में सीटेट में उत्तीर्ण करने वाली महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। 2010 की अगर बात करोगे कुल 21,500 लोग परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। कितने भाई साहब, 21,500, जिसमें 4 क्या है, रेशियो, मेल पहले है फीमेल बाद में। 4 मेल होंगे 1 फीमेल होंगी। आपको क्या बताना भाई, 2010 में कितनी महिला, 2012 में कितनी महिला, 2014 में कितनी महिला, याद करिए। तो आप कुछ नहीं करना भाई, 4 और 1 5, 5 में 1 भाग महिला ने उत्तीर्ण किया, यानी जितनी उत्तीर्ण किया है वो 5 रेशियो, टोटल उत्तीर्ण का मेल और फीमेल कुल 4 और 1 5 की वैल्यू दिया है, 1 निकाल लो। 2010 में महिला उत्तीर्ण आ जाएगा। देखो 5 से कहोगे सर 5 चौक 20 हुआ ना, कहोगे यस सर। 1 21, 5 तिहाई 15, कितना हुआ सर, 2 0 बढ़ा दो, 4,300 2010 में, ये डन। 2012 की आप बात करो, इधर आओगे कितना, 27,300 भाई साहब, जिसमें 7 मेल है 5 फीमेल हैं। तो 7 और 5 कितने हुए, 12 हुआ। तो ये 12 की वैल्यू दिया है, 5 निकालोगे भाई साहब फीमेल आ जाएगा। तो पहले भाग करो 12 से, कहोगे सर 12 दूनाई 24, यहां लिख दे रहे हैं 12 दूनाई 24, 3 27 और 12 दूनाई 24 ना, 24 हुआ, 6 3 9, तो 12 7 84 और 6 12 पंचे 60। गुणे किससे करोगे, 5 से गुणा करोगे, ये 5 ऊपर है ना। तो कहोगे 22 पंजे 5 से, 55 25 हुआ, 5 7 35, 2 37 हुआ, 5 9 10, 3 13, 5 9 10 1
11, यानी 11,375 कब आ गए भाई? 2012 में महिलाएं। कितना आसान आसान है, बस जोड़ना ही तो है। 2014 में महिला की बात करोगे भाई साहब, 2014 32,800 टोटल है, 11 मेल है, 5 फीमेल है। तो 11 5 16 टोटल में 5 फीमेल है, तो 16 से भाग करो भैया, 16 दुनाई 32 हुआ, यहां लिख दे रहे हैं 32 और 40 से एक जीरो बढ़ाओ, तो 16 दुनाई 32, 8 16 85। 2025 को 5 से गुणा करो, 2000 का 5 गुना कितना हुआ, यानी 10,025 का 5 गुना 125, यानी 10,125। अब ये सब जोड़ दो, ये 2010 में, 12 में, 14 में जोड़ो भाई साहब, 5 5 10 के जीरो कैरी 1 ना, 8 2 10 के जीरो कैरी 1, फिर यहां पे 4 3 7 और 1 8, लास्ट में 8 किसमें, बहुत सारे में है सर। अच्छा 4 और 1 5, यहां 5 लास्ट में। अच्छा फिर डायरेक्ट कर दो, 1 और 1 2, यानी 25,800 है। यस सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी अगर आप जो है सिंपल रेशियो का कैलकुलेशन जानते हो, यानी वैल्यू को अनुपात में बांटना जानते हो, ओरल बता सकते हो। क्लियर ना, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के तरीके को समझना है। कहोगे यस सर बिल्कुल आसान है, समझ आ गया, इसको बताओ, सब वही है भाई। अब बार बार वही क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा, जैसे कहा वर्ष 2011 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या 2010 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। याद करो, तुलना किससे करना है, 2011 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष, यानी 2011 में भाई साहब मेल जो उत्तीर्ण हुए हैं, ये जो है 2010 में टोटल कितने उम्मीदवार हैं, मैंने परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले टोटल जो पास हैं, यानी इसमें मेल पास हो या टोटल पास, यानी टोटल पास से तुलना करना है। 2010 में कितने परीक्षार्थी पास हैं, कहोगे देखते बता दोगे सर 21,500। अब कह रहा है ये जो है 2011 में सिर्फ मेल कितने पास हैं, तो 2011 में मेल का 2010 में कुल पास से तुलना करना है। बस सिंपल तो कंपैरिजन, यानी तुलना ही तो करना है। तुलना में आप क्या करते हो भाई, यानी जो जिससे तुलना करोगे नीचे, यानी क्या नीचे करोगे भाई साहब, 2010 में कुल पास कितने भाई साहब 11,500। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। 2011 में कितने पुरुष पास हैं, 7 और 3 का अनुपात है, तो 10 की वैल्यू दिया 7 निकाल दोगे, 1 0 कैंसिल करो, यानी 2450 को गुणा करोगे 7 से, तो कुल मेल पास हो जाएंगे 2011 में, और इंटू 100 से कर दो, परसेंट लगा दो। समझ आ गया, कहोगे सर बिल्कुल आसान है, बस सिंप्लीफिकेशन के तरीके से सॉल्व करना। भाई यही तो करोगे ना, 7 3 10 की वैल्यू दिया 7 निकालोगे तो मेल आएगा, पुरुष आएगा, तो 10 की वैल्यू 7 की वैल्यू, यानी ऐसे लिख दो। अब कितना इजी हो गया, देखो जो आसान है, यानी एग्जैक्टली दिया शायद आ भी जाएगा, कट भी जाएगा, देखो ये कैंसिल कर दिया हमने, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 215 है ना, 215 है, कहोगे यस सर। यहां से 5 से 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, ठीक है, और कहोगे 5 से सर 5 चौक 20 और 4 5 9 45 0। कहोगे क्या और किसी से कटेगा, मतलब क्या एग्जैक्टली आपको निकालना, नहीं। अब सॉल्व कर दी, कुछ कट रहा तो ठीक है, नहीं कट रहा तो आपको डिवाइड करोगे। तो कहोगे सर बिल्कुल आसान है, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड कर दो। 7 7 49 सत्ते कितना हुआ 343 डिवाइड बाई 43, याद करो तो क्या परसेंटेज जो आएगा, कैसे करोगे भाई, 343 का मतलब कितना है 7 का क्यूब, ये 40 के आसपास मान लो। कहोगे 4 8 32, 40 का 8 गुना 320 हुआ, 8 गुना करो तो 8 3 24 हुआ, और 8 चौक 32 और 2 कितना हुआ 34, यानी 344 आया 3, इतना लगभग ये 8 गुना जाएगा भाई, और 8 का मतलब 80 गुना, यानी 80% होगा, तो लगा देंगे बिल्कुल सही, यानी 80% इज द करेक्ट आंसर, लगभग में आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको तरीका समझ के जो है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन यानी सॉल्व करना है। भाई तुलना करना आपको पता है, पहले परसेंटेज में सीख रहे हो और वैसे यहां बता दोगे। बताइए कोई डाउट है, नहीं नहीं बिल्कुल डाउट नहीं, जल्दी से यस या नो जल्दी बताइए, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद करिए सेम वही क्वेश्चन जो अभी आप लोग लिखे थे, 2010 2011 2014 में मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पुरुष की औसत संख्या। अभी तक क्या था भाई, अभी तक आपको पहला क्वेश्चन था 2010 12 14 में कितनी महिलाएं कुल हैं,
अब इसमें कह रहा है कि जितने तीनों साल में पुरुष है उनका औसत, तो आपको औसत का फॉर्मूला पहले पता है, यानी इन तीनों वर्ष में औसत अगर निकालना हो, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 2010-11 इन्हीं तीनों में कुल कितने उत्तीर्ण करने वाले पुरुष है। 2010 में भाई साहब, 11 में ना, जैसे दिया 11 में और 2014 में, इन तीनों वर्षों में टोटल मेल कितने हैं और डिवाइड बाई 3। क्यों भाई? क्योंकि 3 वर्षों की बात कर रहा, तीनों वर्षों में मेल, तो निकाल दो। कहोगे यस सर बिल्कुल। देखिए आप एवरेज निकाल रहे, सबसे पहले 2010 की बात करो। 2010 में 21,500 कुल छात्र हैं। कहोगे जी सर 4 और 1 का अनुपात है, ये 5 की वैल्यू है सर, 4 निकालेंगे मेल आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे सर, 5 चौक 20 हुआ, 1 21, 5 3 15, 0, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे सर 0, 4 3 12 हुआ, 4 चौक 16 और 1 17। यानी अगर आप 21,500 को 4 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 4 की वैल्यू निकालोगे तो 17,200 सर 2000 किस में 10 में मेल हैं। 2011 में देखो, कहोगे 11 में 24,500 कुल छात्र हैं, 7 और 3 मेल और फीमेल का है, तो ये 10 की वैल्यू भाई साहब 7 की वैल्यू चाहिए। कहोगे जी सर ये कट गया, 7 से गुणा कर दो। कहोगे 7 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 हुआ और 7 चौक 28 और 3 कितना 31 और 7 दुनाई 14 और 3 कितना 17, 17,150, 17,150। कहो जी सर। और क्या बचा है भाई, अब 2014 में बचा है यहां मेल, तो 32,800 को 11 में करोगे तो 16 की वैल्यू दिया है, 11 निकालोगे तो मेल, 11 मेल है 5 फीमेल है, तो 16 दुनाई 32 और 40 है 0, तो 16 दुनाई 32, 16 85, 11 से गुणा कर दो, कितना होगा भाई साहब, यानी 2000 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिख दे रहे हैं। कहोगे सर 5 हुआ, 5 हुआ, 5 2 7 हुआ और 2 हुआ ना, फिर 2 हुआ 2 हुआ, चाहे देखो 11 दुना 22,000 और 11 को 25 से गुणा कर दो, तो 11 दुना 22 और 11 पचे 55, यानी कितना हुआ, यानी 275 हुआ, आ गया, यानी 22,275 ये हुआ, डिवाइड बाई 3 आप कर दो आंसर। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। देखिए लास्ट में 0 है और 5 है, लास्ट में 5 होगा, यस 0 है 5 है 7 है, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6 कैरी कुछ है नहीं, 7 7 14, 14 2 कितना हुआ 16 के 6 कैरी 1, 2 3 2 5, इतना डिवाइड बाई 3। कहोगे सर बिल्कुल, 3 एकम 3 2 5, 3 8 24, याद करिए 2 26, 3 8 24, याद करिए 2, 3 7 21, 3 5 15, 18,875 कहीं है। अरे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ ये सब क्वेश्चन देखिए, ये प्योरली जो है, आप चाहे बात करो उसकी CHSL की बात करो या यूपी SSSC पेट की बात करो, इन सब में कॉन्सेप्ट कम, यानी कॉन्सेप्ट वाले कम, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये उसमें है कि आपको डेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका आना चाहिए। अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से इसको बता दे रहे होंगे। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा? जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप बताओगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले और फिर आंसर दो। चलो ग्राफ देखो, ग्राफ में तो सबको क्लियर है भाई, टोटल कैंडिडेट है और क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, जी बिल्कुल सही है। वर्ष 2013 में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या, वर्ष 2015 में उत्तीर्ण होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है, यानी दोनों वर्षों में वैल्यू निकालकर उनका अंतर बता दो आंसर। कहोगे सर ये तो बिल्कुल हम बता देंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे सॉल्व करने से पहले, पेन उठाने से पहले देखिए बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा। जल्दी से आप बताइए भाई क्या आंसर आएगा। कहोगे सर 2013 की अगर हम बात करेंगे, उत्तीर्ण होने वाले पुरुष 13 सर पुरुष है, 7 महिला है, 13 और 7 कितने हैं सर, ये 20, 20 की वैल्यू दिया है, आपको चाहिए 13, यानी 13 की वैल्यू चाहिए सर, निकाल लेंगे। तो क्या करोगे, देखो 1 0 ये कट हुआ, कहोगे सर 2 एकम 2, ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो 2 यहां लिख दें, ठीक है ना, यहां लिख दे रहे हैं। कहोगे 2 एकम 2 ना, और 1 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2 0 इंटू कितना 13, मतलब आप 20 से पहले भाग करोगे 3002 को, 151 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 13,
तो गुणा करो 13 एकम 13 के 3, 13 पचे 65 और 1 66 के 6 और 13 एकम 13 और 6 कितना 19, यानी 19,630। तो कितना आसान था भाई, आप ओरल बता सकते हो कि 2013 यानी 2013 में अगर आपको टोटल मेल कितने सीटेड क्वालिफाई किए, ओरल बता दो, कहोगे बिल्कुल सही सर। अच्छा, अब आगे क्या आपसे पूछा जा रहा, कह रहा आप बताइए 2015 में उत्तीर्ण होने वाली महिलाएं, बिल्कुल आप देखो 2015 का डेटा कितना है, कहोगे सर 35,200 लोग उत्तीर्ण किए हैं टोटल सीटेड का एग्जाम, जिसमें मेल और फीमेल कितने भाई, मेल 6 अनुपात में और फीमेल कितने अनुपात में, 5 अनुपात में है। तो क्या चाहिए आपको, महिला चाहिए, 5 रेशो की वैल्यू बता दो। तो कैसे बताओगे भाई, 32 देखो लिख दे रहे हैं, 35,200 टोटल है, मेल कितने भाई 6, फीमेल 5, तो 6 और 5 11 11 टोटल हैं, जिसमें भैया 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं ही तो चाहिए, इसमें निकाल लो। कहोगे जी सर 11 तिया 33, 11 दुना 22, तो कहोगे 5 दुनाई 10, 5 से 15 और 1 16, कहोगे 16,000। सर आप बताओ, यानी 2013 में मेल भाई साहब कितने थे 19,630, और 2000 आप बात करो 15 में फीमेल कितनी थी 16,000, तो 19,630 में से अगर 16,000 घटाओ तो ओरल बता दोगे, 19 में से 16 गया 3,000, 3,630 ऑप्शन नंबर दिस, यानी इनमें से घटा दो भाई, तो 3,630 आ गया। बताइए यस या नो, आया नहीं आया, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा। एक ही टाइप के क्वेश्चंस कि वैल्यू को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके मेल और फीमेल निकालकर अंतर बताओ, औसत बताओ, जोड़ो घटाओ, यही तो पूछा जा रहा। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है, यस। अब आप इसको बताओ क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 2012 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या, जी 2015 में उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जब आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था अधिक या कम, इंक्रीज और डिक्रीज की जब बात करेंगे, हमेशा आपसे बताया था भाई कि क्या करो, रेशियो निकालते हो। जैसे आपको ये बोल दें कि ये 20 लिखा है, ये 25 लिखा है, आपसे कह दिया जाए कि ये 20 जो है 25 से कितने प्रतिशत कम है, 25 बेस वैल्यू है, कहोगे सर 5 कम है किससे, 25 से इंटू 100, यानी कमी ज्यादा से होती है, तो कहोगे 25 यानी 20% कम है, यानी 20-25 से 20% कम है। अच्छा, एक तरीका हुआ हमने वैल्यू से किया, अगर हम ये भी कर दें, देखो यहां 5 चौक 20 हुआ और 25, यानी जिनमें आपस में इंक्रीज और डिक्रीज निकालना था उनका हम अनुपातिक मान निकाल लिया। अब कह रहे हैं भाई बताइए 4:5 से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, कहोगे 4 5 से 1 कम है, किससे, 5 से, यानी 5 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 दुनाई 10, 20% तब भी आया कि नहीं आया। तो आपको हमने जब ट्रिक बताया था, ये बताया था कभी भी जब रेशियो होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, या जो है आपस में तुलनात्मक होता है, तो हमेशा उसे डायरेक्ट लिख दो, एक्सपैंड फॉर्म में लिखो या रेशियो के फॉर्म में लिखो, तो डेटा आसान हो जाएगा। कहोगे जी सर बिल्कुल, जैसे बिना पढ़े हमने ये चीजें बताया। अब देखो कैसे, कितना इजी होगा। 2012 में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पुरुष, 2012 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष 27,300 भैया 2012 में क्या है, टोटल कैंडिडेट उत्तीर्ण किए, जिसमें पुरुष कितने 7 और 5, यानी 7/12, यानी 12 में 7 पुरुष हैं, 27,300 का 7/12 से गुणा कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 2012 में मेल उत्तीर्ण कितना किए। 2015 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पुरुष उम्मीदवार, अब बताओ 2015 में परीक्षा में पुरुष उम्मीदवार उत्तीर्ण कितने हैं भाई, 35,200 हैं जी, और इसमें मेल और फीमेल कितने, मेल 6 है, फीमेल 5 है, यानी 6/6 5 11, ये हुआ। कहोगे जी सर आपको करना क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रेशियो भी निकाल लोगे तो भी आ जाएगा, बस मेन ये कहना चाह रहे हैं। जैसे 2 0 कैंसिल, तो 11 आपस में, 11 3 33, 11 दूना 22, ठीक। आपस में अगर कुछ कॉमन है तो बिल्कुल निसंकोच कट कर दो। जैसे 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, ध्यान दीजिएगा तो कितना इजी हो गया। अब इनमें दोनों कुछ कॉमन है, सर नहीं कॉमन है, तो ये इसको यहां मल्टीप्लाई करो, ये इधर आ जाएगा, कहोगे 7 एकम 7 9 63, ठीक। यहां देखो 6 चौक 24, 24 दुना 48, 24 तिया 72 और 4 76, ये यानी 637 768 से डेफिनेट कम है, मोर तो होगा ही नहीं, पहली चीज।
तो सबसे पहले यानी हमने क्या किया, इसमें जो पुरुष थे 2015 में जो पुरुष थे इनका अनुपातिक मान निकाला, वैल्यू सॉल्व भी नहीं किया, वैल्यू सॉल्व करने में टाइम लग सकता था। तो ये 2012 का डेटा है पुरुष और 2015 का, तो 2012-15 से कम है भाई साहब ना, कितने परसेंट कम है? कहोगे 768 में से 637 घटाएंगे सर, कम होंगे, पता चल जाएगा। कहोगे क्या पता चल जाएगा भाई, कितना होंगे कम? तो घटाइए, 8 में से 7 गया 1, यहां ऊपर लिख देना भाई, 8 7 गया 1, और 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 6 गया 1, 131 कम है किससे? 768 से इंटू 100। अब यही तो सॉल्व करना है, लगभग कह रहा है, लगभग। आप बताओ 13100, डायरेक्टली डिवाइड करो 768। आप बताओ तेरा 7 दुनाई 14, लगभग 2 गुना, मतलब देखो 7 दुनाई 1400, मतलब 1500 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब हुआ 20% से कम होगा। तो 20% से कम में कौन सा? 17%। ये 17% के आसपास होगा, ध्यान देगा, ठीक है ना? कैसे? 1 गुना जाएगा फिर 7 गुना जाएगा, वैसे इसका डबल करेंगे। तो एक लॉजिक है कि अगर हम 10 गुना करेंगे तो कितना हुआ? 7, 10 गुना करेंगे 7680, और वहां है कितना? 13100 है। तो लगभग कितना? मतलब 17 गुना के आसपास जाएगा। बिल्कुल सही आंसर बता दोगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं, बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ देखो लगभग में आंसर बताना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा को समझना था, और समझ गए तो कल्याण हो गया। कहोगे जी सर। चलिए अब बताइए इसको, बहुत ही जो है कॉमन क्वेश्चन है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन, आय और व्यय वाला क्वेश्चन। इनकम का मतलब ये लाभ हुआ, ऐसे लिखा होगा ना, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? इनकम का मतलब आय भाई साहब, ये होगा। एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, ठीक है ना, और एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय और इंटू 100, ये फॉर्मूला लिखा है, परसेंट, ये फॉर्मूला लिखा होगा। चलिए अब समझिए और आंसर बताइए। कहोगे सर बिल्कुल, बहुत बार आपको हमने इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन ना, इनकम एक्सपेंडिचर बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। चलो देखोगे, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है भाई? यानी व्यय। याद करो, प्रॉफिट लॉस का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि जिन्होंने पढ़ा होगा वो इसको बिल्कुल आसानी से बता देंगे। कैसे भाई? देखो, कहोगे सर जो क्रय मूल्य होता है ना, उसको हम एक्सपेंडिचर यानी व्यय मानते हैं, ठीक है ना सर? कहोगे जी सर। क्रय मूल्य को व्यय मानते हैं, विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं? इनकम यानी आय मानते हैं सर, यानी इनकम आय मानते हैं। लाभ को लाभ मानते हैं, यानी जो है अगर हम कोई, जैसे होता है ना कि अगर हम कोई चीज खरीदेंगे, मान लो खरीदते हैं 100 रुपए में, 20 रुपए का लाभ हुआ, बेचते हैं 120 में। वैसे अगर हम किसी कंपनी में खर्च करते हैं 100 रुपए, 20 रुपए का लाभ होता है, तो आय कितनी हो जाएगी? 120। यानी आय का मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया, यानी जो खर्च किया है और उस पर जो लाभ मिलेगा, टोटल ग्रॉस वैल्यू इनकम बनेगी। कहोगे जी सर। जैसे ग्रॉस वैल्यू सीपी में प्रॉफिट जोड़ने के बाद एसपी बनता था, वैसे ये भी दिया है। तो प्रतिशत लाभ यानी लाभ का फॉर्मूला लाभ अपान सीपी इंटू 100 करते थे ना, वैसे लाभ का मतलब आय माइनस व्यय, और यहां भी लाभ का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है। कहोगे जी सर। मतलब हम कह दें भाई, हमने जो है 500 रुपए इन्वेस्ट किया और 600 रुपए कुल हमारा इनकम बन गया। 500 हमने खर्च किया और 600 हमें कुल इनकम प्राप्त हुआ। कितना लाभ हुआ? 100 रुपए। 100 कैसे आएगा? 600 माइनस 500 आएगा, तो वही तो हुआ आय माइनस व्यय। अच्छा, प्रॉफिट पर एक्सपेंडिचर पर परसेंटेज का मतलब, जैसे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है भाई, जितना किसी को खरीदोगे, मान लो हमने कहा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं भाई, 20% लाभ पर बेचोगे तो खरीदा कितने में होगा? जिस पर खरीदा होगा उसका 20% लाभ। जैसे एक एग्जांपल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता, हमारे पास भाई मोबाइल है और ये स्लाइडर है, हम बोलते हैं इस मोबाइल को हम 50% लाभ पर बेचते हैं। कहोगे जी सर। इस स्लाइडर को यानी मार्कर को हम 20% लाभ पर बेचते हैं। इसको 50% लाभ पर बेचा, इसको 20% लाभ पर बेचा। आप बताओ लाभ इस पर ज्यादा होगा या इस पर ज्यादा होगा? कहोगे सर, कुछ लोग कहेंगे सर 50 वाला ज्यादा हो। कैसे बताओगे भाई? मोबाइल हमें फ्री में मिला था, तब 50 का लाभ निकालो, और ये कितना? 20% लाभ। स्टाइलस हमें 10,000 में मिला था, हम कीमत ही तो बता रहे, कुछ भी बता दें। तो कहने का मतलब आपके समझ में आएगा सर, लाभ हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका क्रय मूल्य दिया होता, यानी लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कंडीशनल अलग बात है,
तो जैसे पहले क्रय मूल्य पर लिखते थे सर 20% लाभ अगर होता था, किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ है, तो हम मानते थे सर 100 में खरीदेंगे, ये हम पहले मानते थे, और 100 पर 20% 20 का लाभ हुआ यानी 120 में बेचते हैं, और रेशियो में भी लिखे थे। वैसे यहां क्या मानोगे, इस वाले केस में प्रॉफिट परसेंट ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी इन 5 ईयर। 2011 में भाई साहब ए की बात करें, ये ग्रीन वाली 10% लाभ है, बी का 17% लाभ। 2012 में ए का 12%, बी का 15%। 2013 में ए का 15%, बी का 16%। 2014 में ए का 13%, बी का 14%। 2015 में ए का 18% और बी का 11% लाभ है। सिर्फ लाभ प्रतिशत दिया है, क्या इन्वेस्टमेंट दिया है? नहीं। हम ये बस सिर्फ ये कह सकते हैं भैया 2011 में अगर 10% लाभ है, तो 10% लाभ का मतलब यह हुआ कि 2011 में माना कि हमने 100 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 100 अगर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो 100 पर 10% लाभ होगा, यानी लाभ 10 रुपए का होगा। तो हमारा आय कितनी होगी, यानी इनकम कितना बन जाएगा? तो एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट बराबर आय, यानी 110 क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। कहोगे जी सर। तो बस सिर्फ यही समझना एक लाइन कि 10% लाभ का मतलब 100 हमेशा एक्सपेंडिचर मानना, 10 लाभ यानी 110 आय हो जाएगी। 20% लाभ का मतलब उस वर्ष 100 एक्सपेंडिचर और 120 इनकम, लेकिन उसी वर्ष के लिए है भाई। हर वर्ष इसका एक्सपेंडिचर और इसका लाभ अलग अलग परसेंटेज में भी है, यानी वैल्यू में भी अलग अलग कितना एक्सपेंडिचर कुछ नहीं पता है, सिर्फ लाभ परसेंट पता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें नहीं पता है, उसका और लाभ होगा हर वर्ष अलग अलग। कहोगे जी सर। अब आंसर बताओ, बहुत हो गया भाई, ये हमने आपको डिटेल में स्टार्टिंग में प्रॉपर डिस्कस किया था। चलो, यदि 2003 में कंपनी ए की आय 368 करोड़ है, देखो 2013 की बात करें, 2013 देखो कंपनी ए की बात करें भाई, कंपनी ए ग्रीन वाली कितना है? 15% लाभ। 2013 में कंपनी ए का आय 368 करोड़ है, तो फिर उस साल उसका खर्च कितना था? तो सबसे पहले देखो क्या आय दिया है 2013 में, आपको खर्च यानी व्यय 2013 में बताना है। तो ये ग्राफ की हेल्प से क्या समझोगे, 2013 में सर 15% लाभ है, तो हम मानेंगे सर 15% लाभ का मतलब प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, माना कि उस साल 100 रुपए भाई हमारा खर्च था, यानी व्यय था, एक्सपेंडिचर था, तो 100 पर 15 लाभ यानी 115 आय हो जाएगा। ये हम मतलब स्वतंत्र है मानने के लिए। पहले यानी 15% लाभ का मतलब 2013 में यानी जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 15 लाभ होगा, यानी 115 इनकम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया भैया साहब 100 है, तो 100 अगर एक्सपेंडिचर यानी खर्च होगा तो उसका 15% लाभ यानी 115 आय हो गई। तो आय तो दिया है 368, कहोगे किसकी वैल्यू दिया सर? यानी ये 115 आय है, तो 115 की वैल्यू 368 करोड़ है सर, और 100 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा सर? खर्च आ जाएगा। खर्च यानी व्यय, व्यय को ही खर्च बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया? तो यानी ये व्यय यानी 100 खर्च हो गया, 15 प्रॉफिट है, 115 आय। अब आय दिया है इस साल 100, यानी 115 दिया, 100 निकालना है, तो 115 दिया, 1 निकालोगे नीचे और 100 निकालोगे ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो दिया होता हमेशा नीचे करते हो, बस एक लाइन में समझना, आंसर बता दोगे। तो सॉल्व करिए, 5 से 5 9 10 20 हुआ सर, 5 9 10 5 से 15, 23 एकम 23, 7 6 13, 138 कितनी बार जाएगा सर? 3 चौक 12, 3 छक 18, 6 बार, 3 छक 18, 6 त्रिक 18 और 6 दुनाई 12 13, ये 6 बार, तो 16 दुनाई 32 सर 320 करोड़। कितना आसान हो गया सर, यानी 320 है। यस यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक लाइन में समझना था। सीपीएसपी क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल को 15% लाभ पर बेचते हैं, विक्रय मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस बताओ। तो वैसे यहां 20% लाभ, 15% लाभ का मतलब 100 व्यय था और 115 आय थी, तो 115 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लो। एक लाइन में है भाई, समझ में आ गया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया, आई होप। चलिए थम्स अप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कंपनी बी की आय 2011 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ी, तो 2015 में उसका लाभ 2012 में लाभ का कितना प्रतिशत है? सब बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त। यदि कंपनी बी की आय 2011 से 2015, कंपनी बी की आय जो भी रही होगी, ध्यान समझिएगा, कंपनी बी की आय 2011 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ी। यहां इसकी जो आय रही होगी हर साल 2012 में 10%, 12 से 13 में 2%, फिर यहां 13 14 में, 14 से 15 में हर साल 10% बढ़ी। तो बताइए उसका लाभ 2012 में, मतलब तो बताइए उसका लाभ 2012 में लाभ का कितना प्रतिशत है? इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इंक्रीज बाई 10% ईच ईयर फ्रॉम 2011
टू 2015, तो कह रहा है कि देन इट्स प्रॉफिट इन 2015 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट इन 2012। हमें लगता है कि ये पूरा नहीं दिया गया, देखो प्रत्येक वर्ष वहां दे दिया गया, ईच ईयर इंग्लिश में अच्छा नहीं दिया है भाई, ठीक है। अच्छा आप बताओ, ध्यान समझ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो, कैसे आप अगर बोल दिया 2011 की बात करें, 2011 में कंपनी बी की बात करेंगे सर, 17% लाभ है, कितना है, यानी अगर 100 भैया खर्च होगा, यानी 100 अगर इसका व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, तो 17 लाभ का मतलब क्या हुआ, यानी 117 क्या होगी, आय होगी। ये क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 2011 में व्यय और व्यय मानेंगे तो आय आ जाएगी इस लाभ के कंपैरिजन में, लाभ 17 रुपए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 2015 में उसका लाभ, यानी 2015 में उसका लाभ का मतलब क्या है, 2015 में भाई साहब आय भी तो आनी चाहिए, तो लाभ 2012 में लाभ का कितना प्रतिशत है, और 2012 में लाभ आना चाहिए, याद करिए। देखिए ये 2000 समझिएगा 11 में इनकम 2011 से 10% बढ़ गई। अगर हम 117 को ध्यान दीजिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है, चलो मतलब इसका मतलब 2012 में क्या करोगे सर, 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ाने का मतलब 110 बाई 100 से गुणा कर देंगे। 117 इंटू 117 जो है इसका जो है क्या, 2011 में आय है तो उसमें 110 बटा 100 से गुणा कर दो, 2012 में आय आ गई। अब 2012 में आय आ गई तो आपको 2012 में देखो ये ध्यान दे पहले, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2012, देन इट्स प्रॉफिट इन 2015 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2012। 2012 में आपको लाभ आ गया, क्या आ गया, 117 इंटू 110 गुणे 100, ये क्या है, 2012 में इसकी आय है, 2011 में आय पता, 2012 में 10% बढ़ गया, तो इसका मतलब 2012 में आय पता है, और 2012 में आय पता है तो 2012 में कंपनी बी का 15% लाभ है, याद करिए 15 लाभ का मतलब 115 की वैल्यू दिया भाई साहब, 15 की वैल्यू निकाल लोगे, 2012 में लाभ आ गया, वो नीचे रखना है 2012 का लाभ, और 2015 का लाभ ऊपर रखना है। तो देखो ये 2011 हो गया, फिर क्या कहोगे सर 2013 करेंगे तो क्या होगा सर, इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, सर 14 करेंगे तो क्या होगा, 13 से 14 में तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, वाह कितनी बार गुणा करेंगे, ये 2011 में ये था आय, 2012 में एक बार गुणा किया, 2013 में एक बार और, 2014 में एक बार, लेकिन 2015 में कितनी, एक बार और, मतलब भाई साहब 4 बार गुणा होगा, ठीक है ना। ये टोटल कितना हो 2015 में, जैसे 2015 में आप देखो समझिए 117 इंटू 110 ये कितनी बार, 4 बार करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, कभी कभी कंडीशन बन जाते हैं ना, ये ध्यान देना, आप अभी एक बार समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं। ये तो 2015 में क्या आ गई भाई, आय आ गई, लेकिन आय नहीं पूछा जा रहा। 2015 में 11% क्या है, प्रॉफिट है, यानी 100 अगर एक्सपेंडिचर होगा तो 111 क्या होगा, ये तो आय दिया है, तो इसका मतलब हुआ ये 111 की वैल्यू दिया है, 111 की वैल्यू दिया है, 11 की वैल्यू निकालना है, इंटू 100 सॉल्व कर दो, ये तो कह रहा है। कहोगे जी सर, मतलब आप 2011 से 2015 में आय बता सकते हो, 2012 में आय बता सकते हो, जब आय आ गई तो उस साल आप व्यय प्रॉफिट कुछ भी बता सकते हो, यानी 2012 में प्रॉफिट, 2015 में प्रॉफिट, 2015 का 12 से कितना परसेंट है निकाल सकते हो भाई। देखो ये तो ऐसे कट गया, एक बार तो ये पूरा ऐसे कट गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कहो जी, देखो ये ऊपर 11 कितनी बार है, 4 बार है, ध्यान समझिएगा, 5 से 5 से 15, 5 से ये 23, नीचे कितना भाई साहब, ध्यान समझिएगा, नीचे कितना 3/23, 3/23, तो याद करिए ऊपर कितना, 4 बार 11, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, हाँ सर, नीचे कितना, और ऊपर 23 चला गया, 23 डिवाइड बाई कितना, नीचे भाई साहब 10 10 10 10, तो एक भी ऊपर है ना, 2 जीरो हम कट कर सकते हैं, 2 का 10 बचेगा, और कितना बचेगा, नीचे 23, नीचे 3, मतलब 100 इंटू 3 ये बचेगा। कहोगे जी सर, बस सॉल्व कर लिए, जो आएगा आंसर होगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, ध्यान समझ, इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं। कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, भाई ये क्वेश्चन यकीन मानिए ये सॉल्व करने वाला नहीं था, हर साल अगर करोगे टफ हो जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं कि
11 से हम 15 में इनकम लाएं, फिर प्रॉफिट निकालें, 2012 में इनकम से प्रॉफिट निकालें और फिर कंपेरिजन करें, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। चलो सॉल्व करके आप बताओगे आंसर क्या आएगा। तो ऐसे छोड़ सकते हो, 5 में एक तो छोड़ ही सकते हो अगर टफ बने। 2014 में ए और बी की आय का अनुपात 2:3, खर्च का अनुपात, वाह भाई 2014 की बात करो, आय दिया गया 2014 में आय कितना 2 और इसकी आय कितना 3, ये आय का अनुपात है यानी इनकम का रेशियो है ना, और ये इनकम है 2014 में। हमें उसी वर्ष खर्च का 2014 में देखो, 2014 में कंपनी ए का 13% लाभ है, तो 13% लाभ का मतलब 100 एक्सपेंडिचर 113 इनकम, तो 113 की वैल्यू दिया है 100 निकालोगे, यानी अगर आप इसको एक्स में भी मानते कि 2014 में ए की आय 2x करोड़ है और बी की आय 3x करोड़ है, तो आय दिया है हमें वे निकालना है। तो यानी 2014 में 13% ए का लाभ है, यानी 100 अगर एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे तो 113 आय होगी। तो सर 113 की वैल्यू दिया 100 निकाल लोगे आंसर। जी सर, यानी आय व्यय आ जाएगा। अब आप बात करोगे सर कंपनी बी की बात करोगे 14%, 14 प्रॉफिट का मतलब 100 एक्सपेंडिचर 114 इनकम, तो 114 आय है और 100 व्यय है। तो भाई इसमें 100 बटा 114 से गुणा कर दो, 3x कन्वर्ट हो जाएगा व्यय में। बस यही तो सॉल्व करना है सर। 100 और 100 ऊपर कट गया। जी सर कट गया, बिल्कुल सही है। बचा क्या, जो बचा सॉल्व कर दो। देखो 113 में उसमें कुछ कंफ्यूज है? नो सर, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जो कॉमन होगा कट करोगे, नहीं कॉमन होगा तो कोई बात नहीं भाई। तो यहां से देखोगे 2 3 सही तो है, यहां से 2014 ठीक है, 13 और 14 था। तो 113 का 3 गुना कितना हुआ, 3 गुना कहोगे 3 त्रिका 9, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, और ये इधर चला आएगा ना, ये इधर चला जाएगा, इधर चला आएगा। 114 का 2 गुना कितना हुआ, 228। ये क्या कुछ कॉमन है? अगर कुछ कॉमन है तो कट करो, नहीं कॉमन है तो कोई बात नहीं। जैसे 10 2 12, हाँ बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 6 18, हाँ 3 से 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3 त्रिका 9, 76 रेशियो से 13। बताओ 113 शायद कटेगा भी नहीं, 7 से 13 किसी से कटता नहीं 113 ना। नहीं सर, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हम सही है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल, बिल्कुल आसान है। चलो इसको देखो, यदि 2015 में ए और बी के खर्च बराबर तो उनकी आय का अनुपात। अभी क्वेश्चन था भाई 2015 में ए का खर्च x रुपए है, तो 2015 में बी का भी खर्च x रुपए, यानी दोनों का खर्च बराबर है, तो आय। तो 2015 में अगर आप ए की बात करो कितना है, नीला वाला 18% लाभ, यानी ये खर्च दिया गया, ये 100 की वैल्यू दिया है, 18% के अकॉर्डिंग 118 बाई 100 से करोगे तो खर्च आय में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बी का खर्च x दिया है तो 11% प्रॉफिट है, तो 100 क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, तो 111 आय होगी। तो x में 111 बाई 100 से गुणा कर दोगे, यानी खर्च दिया है 100 की वैल्यू दिया, 111 निकालोगे तो इनकम कितनी बार आपको बताए हैं, बिल्कुल सही है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 8 1 9 1 10, यानी 118 रेशियो भाई साहब कितना, 111। क्या ऑप्शन में है? जी सर बिल्कुल आसान, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन एट ऑल, हमें पूरी उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर ना? यस यस बिल्कुल, यानी एक बार हमने प्रॉपर्ली इसको बता भी रखा है। चलो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। 2 क्वेश्चन आपने सफलतापूर्वक भाई बता दिया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं था, बस थोड़ा समझना था। इसको देखो, प्रपोर्शनल ऑफ स्टॉक ऑफ 7 कंपनीज इन 2015, ए बी सी डी ई एफ जी। ध्यान समझिएगा, अभी ये बेसिक आपको बेहतरीन डीआई कराएंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब देखो प्योरली कैलकुलेटिव बेस है, यहां आपको जो है थोड़ा सा पहले आसान था, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा सा और जो कैलकुलेटिव। ये पढ़िए, प्रपोर्शन स्टॉक 7 कंपनीज इन 2015, 2015 में बात करो, यानी ये कितना है, ये भाई 7 कंपनी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 कंपनी है। 7 कंपनी में ए में 15%, बी में 22, सी में 16, डी में, ई में, एफ में और जी में, कुल मिलाकर भाई साहब 100% है। यानी 7 कंपनियों में अगर 100 इंप्लाई काम कर रहे हैं तो कंपनी ए में 15 इंप्लाई, बी में 22 इंप्लाई, ये कह रहा है ना। अच्छा ए बी सी में, लेकिन ये नहीं दिया है, टोटल वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा अब ये भी कह रहा है कि ए बी सी डी में परसेंटेज स्टाफ हु आर एटलीस्ट ग्रेजुएट। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम,
यानी एटलीस्ट का मतलब आप क्या बोलोगे सर, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, ठीक है ना। तो एटलीस्ट कम से कम यानी एक आप प्रोबेबिलिटी में एक एग्जांपल पढ़ते होंगे। मान लो हम कह दें राम और श्याम में भाई साहब 3 रुपए बांटना है और कंडीशन आपको ये दे दे कि राम को कम से कम 1 मिले। कितना भाई, राम को कम से कम 1 मिले। कहोगे सर अगर 3 रुपए ही हैं, राम को कम से कम यानी 1 से कम नहीं मिल सकता राम को, सिर्फ कंडीशन ये है। तो कहोगे भाई राम को 1 मिलेगा, श्याम को 2 मिलेगा। कहोगे जी सर। फिर क्या करोगे, राम को कम से कम 1 मिले तो राम को 2 भी मिल सकता भाई। उस केस में भाई 3 रुपए है तो श्याम को 1 मिलेगा। राम को 3 के तीनों मिल सकते हैं, उस केस में श्याम को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कहोगे यस सर। तो 3 केस बन सकते हैं। तो कम से एटलीस्ट का मतलब कम से कम का मतलब सारे के सारे मिल सकते हैं, ऑल मिल सकते हैं, ये हुआ। तो कहने का मतलब हमारा सेंस इस वाले में जब 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कम से कम जो है एटलीस्ट कितने हु आर एटलीस्ट स्टाफ क्या है, ग्रेजुएट है। तो ए में कंपनी में 63% लगभग ग्रेजुएट है, यानी 37% क्या होंगे लगभग अनग्रेजुएट। और अपने आप में अगर बोल दें तो एक जो है एक पूरी कंपनी में हम बोल दें भैया 60% स्टाफ ग्रेजुएट हैं, बाकी जो बचेंगे क्या होंगे, कहोगे सर नॉन ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे। जी सर बिल्कुल, यानी अपने आप में ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का सम हमेशा 100% के सम के बराबर होता। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। तो चलो भाई यहां से देखो, आप इसको देखो, ध्यान से पढ़िएगा। यदि 2014 में कंपनी डी में स्नातक कर्मचारियों की कुल संख्या 384 थी, 2014 में कंपनी डी में स्नातक, इफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय कंपनी डी इन ईयर 2014, तो भाई 2014 में ही ये दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये 2014 का सॉरी 2015 का दिया है, कंपनी 2015 में डी में स्नातक कर्मचारियों की संख्या 384 थी। वर्ष 2015 में उनकी संख्या में 31.25 की वृद्धि हुई। तो वर्ष 2015 में बी में और कंपनी ई में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। वाह जबरदस्त क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देना। देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जो कह रहा पहले उसको लिखो। भाई साहब 2014 कंपनी डी ग्रेजुएट एम्प्लॉय, क्या ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितने हैं, 384 हैं, ठीक है सर। आपको कह रहा है सर 2015 जी डी में, किस में, यानी डी में ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई, यानी 2015 में जो है 2015 में द एम्प्लॉय कंपनी डी 2014 इतना, ठीक है, एंड दियर नंबर इंक्रीज बाय इतना इन ईयर 2015। मतलब 2015 में जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय है भाई साहब वो कितने ग्रेजुएट 31 इससे 31.25% की वृद्धि हुई। कहो जी सर। अब 2014 में डी में दिया है तो 2015 में अंडरस्टूड है ग्रेजुएट एम्प्लॉय दिया है, हाँ सर। अब 2015 में अगर डी में ग्रेजुएट एम्प्लॉय दिया है तो 2015 में डी में ग्रेजुएट एम्प्लॉय एटलीस्ट 60% का मतलब 60% है। तो डी में भाई टोटल एम्प्लॉय दिया है, हाँ सर। डी में टोटल एम्प्लॉय दिया है तो 2015 में कंपनी बी और ई में कर्मचारी, यानी डी में टोटल अगर स्नातक दिए हैं तो कर्मचारी डी में निकाल लो और जी में कर्मचारी निकाल लो भाई साहब। तो बी और ई में कुल संख्या के बीच अंतर, तो बी और ई में कर्मचारियों के बीच अंतर बता दो। जबरदस्त क्वेश्चन। कैसे, 2014 में डी में ग्रेजुएट जो भी हैं इनको अगर बढ़ाओगे 31.25 यानी 384, याद करिए 384 को 31.25 की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में करो, इसकी वैल्यू याद करो, 6.25 का कितना, 6 पंचे 30, 5 गुना। देखो चेक करो 5/16, यानी आप अगर इसको ऐसे करोगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 5/16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ भाई आएगा। जब 5/16 आएगा तो यानी 5/16 की वृद्धि करने का मतलब 16 अगर 2014 में होंगे 5 बढ़ा दोगे 21/16 से गुणा कर दो भाई साहब। 2015 में ग्रेजुएट एम्प्लॉय आ गए, सवाल मत करिए, भी ग्रेजुएट एम्प्लॉय आ गए। कहोगे जी सर।
सॉल्व कर भी सकते हैं। अच्छा, 2014 में ग्रेजुएट आ गए तो इसका मतलब डी में 2015 में ग्रेजुएट आ गए तो 2015 में डी में कुल ग्रेजुएट एम्प्लॉई कितने, कुल एम्प्लॉई कितने हैं 12%। अगर 100 2015 में एम्प्लॉई होंगे उसमें 12% डी में, जितने डी में एम्प्लॉई होंगे उसका 60% ग्रेजुएट होंगे, 60% ग्रेजुएट होंगे। तो आप कह सकते हो सर जो डी में 2015 में ग्रेजुएट हैं तो डी में 60% ग्रेजुएट हैं, तो कुल एम्प्लॉय कितने 100, यानी 100/60 से गुणा कर दो तो डी में ग्रेजुएट एम्प्लॉय आ गए। भाई 60 जो है 60 क्या है 60% ग्रेजुएट हैं और इसका मतलब 40 नॉन ग्रेजुएट हैं, कुल कितने 100 एम्प्लॉय। तो इसका मतलब अगर 60 की वैल्यू दिया है, ग्रेजुएट एम्प्लॉय की वैल्यू दिया, 100 निकालोगे भाई टोटल एम्प्लॉय आ गए। तो डी में टोटल एम्प्लॉय 100/60 मल्टीप्लाई करते ही मिल गया। हाँ सर, कहो अलग अलग वैल्यू भी कर दें वो भी सही है। अच्छा, जब ये मिल गया तो अब करा डी में, अब तो ये 100 का मतलब टोटल एम्प्लॉय डी में मिल गया, तो अब अगर डी में मिलेगा तो सी बी में सब में मिल जाएगा। तो डी में कुल एम्प्लॉय 12% है, बी में 22 है और ई में 8 है। करा डी में एम्प्लॉय अगर दिया है तो बी और ई में अंतर, बी में 22 है, ई में 8 है। 22 और 8 का अंतर कितना होता है भाई साहब, कहोगे 22 और 8 का अंतर 14 होता है। तो डी में कुल एम्प्लॉय कितने हैं 12% दिया है, तो 12 की वैल्यू दिया है 14 निकालना है। तो यानी 12% डी में एम्प्लॉय है और बी और ई पे एम्प्लॉय, यानी 22 और 8 का अंतर 14% हुआ। 14% की वैल्यू चाहिए, 12 की वैल्यू दिया 14, एक लाइन में मल्टीप्लाई करके कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। अब आसान हो गया नहीं, किसी को डाउट है बताओ, फिर से सॉल्व करें। चलो चेक करो। 16 दुनाई 32, 32 6, 16 चौका 64, 12 दुनाई 24, ये ऊपर है ध्यान दीजिएगा। यहां पे 5/3, 3 7 21, 214, 14 5 70, 14 7 98, 980, यानी 980 एम्प्लॉय आ गए भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग जो है इसको ऐसे कर देंगे, 980 करेक्ट आंसर। कुछ लोग ऐसे करेंगे, यहां स्टॉप कर देते, 16 दुनाई 32, 16 चौका 64, 16 दुनाई 32, 16 चौका 64, 21, यानी 21 को आप मल्टीप्लाई करते 24 से। ये क्या होते भाई 2015 में ग्रेजुएट एम्प्लॉय, 2015 में ग्रेजुएट एम्प्लॉय जो कि 60% है, 100 निकालोगे टोटल एम्प्लॉय, यानी टोटल एम्प्लॉय में भी यहां पे रगड़ा है, यानी 5/3 इसको करोगे तो 3 7 21, 24 5 120, 12 7 84, यानी 840 ये हो गया। 840 क्या हो गया, यानी कुल एम्प्लॉय हो गए डी में, तो 840 डी की वैल्यू दिया 12, तो बी और ई में अंतर 14। देखो फिर से 2 6 12, 214, 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 7 98, 980 तब भी आ गए। मतलब ये अलग अलग करते बात तो तब भी बराबर है ना, बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर, यानी 2000 अगर 14 में पता है एम्प्लॉय, 2015 में ग्रेजुएट पता है, ग्रेजुएट पता है, तो भाई 2015 में कुल एम्प्लॉय पता, 2015 में कुल एम्प्लॉय पता है, किसी में अंतर कहा जाए। 12 की वैल्यू डी में पता है तो डी में एम्प्लॉय पता, तो किसी में भी एम्प्लॉय निकाल सकते हो ना। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा होगा कुछ, हमें लगता है, ठीक है ना। चलो इसको बताओ, यदि 2015 में कंपनी ई में, ध्यान दीजिएगा एक लाइन में समझिए, 2015 में ये सब एम्प्लॉय दी है। 2015 में ई में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 144 थी, तो उस वर्ष यानी 2015 में सी में कर्मचारियों की संख्या थी। आपको भाई साहब कह रहा जो 144 है ना, ये नॉन ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट 2015 में एम्प्लॉय है ई में। अच्छा ई की बात करो, ई में 52% जितने एम्प्लॉय हैं 52% ग्रेजुएट होंगे, यानी 48% नॉन ग्रेजुएट होंगे। ई में कुल एम्प्लॉय में 52% अगर ग्रेजुएट है तो 48 नॉन ग्रेजुएट है, ये पहले कंफर्म है ना। तो भाई ये 48 की वैल्यू दिया है, नॉन ग्रेजुएट दिया है, 100 निकालोगे तो टोटल ई में एम्प्लॉय आ जाएगा। 48 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लो टोटल एम्प्लॉय। यानी कुछ लोग सॉल्व करना चाहें ये सॉल्व भी कर सकते हैं। 48 का 3 गुना यानी 300, यानी 300 एम्प्लॉय है किसमें, ई में। कब भाई ई में एम्प्लॉय कब, 2015 में। 2015 में नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय दिया है तो 2015 में कुल एम्प्लॉय निकाल लेंगे ई में। कहोगे भैया ई में एम्प्लॉय 300 हैं, कह रहा है अब सी में कर्मचारियों की संख्या 2015 में, तो ई में 300 है और कुल 100 में, यानी 2015 में 100 में कुल एम्प्लॉय 8% ई में है, तो 8% की वैल्यू भैया साहब कितना हुआ 300। तो आपको सी में यानी 16 की वैल्यू, तो 16 की वैल्यू का मतलब क्या है, डबल, 8 9 16 यानी 600। भाई 300 अगर
इसमें ई में इंप्लाई है तो उसका डबल यानी 16% है तो उसका डबल हो जाएगा, यानी 600 इंप्लाई भाई साहब यहां आ जाएगा। बताओ क्लियर है? यस सर, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा समझना था जी। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आए हुए बहुत बार बार इस टाइप क्वेश्चन रिपीटेड है, वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसको देखो, वर्ष 2015 में किस कंपनी में सबसे अधिक गैर स्नातक कर्मचारी थे? ए बी सी डी ई। तो यही 5 इंप्लॉय 5 ही चेक करना। ए में देखो, एक चीज ध्यान दो, 2015 में किस कंपनी में सबसे अधिक गैर स्नातक कर्मचारी, यानी अगर आप ए की बात करो, ए में 15 इंप्लॉय हैं, बी की बात करो, बी में 22%, सी की बात करो, सी में 16, डी की बात करो 12, ई की बात करो 8। इतना ही बात करेंगे कि 5 ही ऑप्शन दिया, बाकी एफ जी 2 छोड़ देंगे। आपको करा सर 63% कम से कम क्या है? एटलीस्ट ग्रेजुएट है, यानी कितने? 37% नॉन ग्रेजुएट है। हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट नंबर नॉन ग्रेजुएट, यानी 15 का 37% निकालो और फिर यानी विंटो करोगे। और ये 22 इंप्लाई है तो क्या करना? बी में 48 ग्रेजुएट है, यानी 52 नॉन ग्रेजुएट है, तो इसका 52% 22 का निकालो। 16 का भाई साहब 73, सी में 73 ग्रेजुएट है और इसका मतलब 27 नॉन ग्रेजुएट है, 27% निकालो। आप बात करो 2012 की, डी की बात करो 12, तो डी में 60 ग्रेजुएट है, यानी 40 नॉन ग्रेजुएट। और ई की बात करो 52 ग्रेजुएट है और कितने? 48 नॉन ग्रेजुएट। अब आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको ये बताना है तो इस सबसे किस कंपनी सबसे अधिक, मतलब किनका जो है मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आएगा। तो देखो 15 को 37 से गुणा करो, 22 को 52 से गुणा करो, 16 को 27 से, 12 को 40 से, इतना देखते ही समझ में आ रहा भाई ये भी नंबर भी ज्यादा है, परसेंटेज भी ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा आएगा, यानी बी में बिल्कुल ज्यादा आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना था, चाहे चेक कर लो, देख के लग रहा भाई ये वैल्यू भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, तो ज्यादा होगा, ज्यादा का ज्यादा से मल्टीप्लाई ज्यादा आंसर देगा ना। हमें बताना किसमें ज्यादा थे, कितना ज्यादा थे नहीं बताना है, तो इसलिए हम देख के बता सकते हैं ना। ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन थे। कहोगे जी सर बिल्कुल आसान है, आप बताओ। चलो इसको पढ़ो ध्यान से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना जब एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन होगा, हमें पता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। पढ़ो ध्यान से। वर्ष 2016 में 2015 की तुलना में ए में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ गई और कंपनी जी में 20% कम हो गई। 2016 में 15 की तुलना में ए और जी की बात कर रहा। 2015 में कंपनी जी में कर्मचारियों की संख्या 2200 थी। 2016 में कंपनी ए और जी में कर्मचारी एक साथ थे, तो कुल संख्या क्या है? इन ईयर 2016 द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज बाई 10%, कंपनी ए डिक्रीज बाई 20%, कंपनी जी एज कंपेयर 2015। इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी जी इन 2015, याद करिए जी में अगर 2015 में दिया है कितना? 2200 एम्प्लॉय। याद करिए अगर जी में दिया है तो कंफर्म है सभी में, ये 2015 में ए बी सी डी ई एफ जी में इंप्लाई दिया है, तो 2015 में किसी में चाहे ए में दिया हो, बी में दिया हो, सी में, एक में अगर इंप्लाई दे देगा तो सब में अलग अलग हम इंप्लाई बता देंगे। तो ये तो कंफर्म है 2015 में अगर जी में इंप्लाई है तो भाई साहब 2015 में ए में भी इंप्लाई है। किसकी बात कर रहा? ए में भी इंप्लाई हमें कंफर्म है 2015 में। आप कहोगे सर ए में भी इंप्लाई कंफर्म है, कैसे? कहोगे सर जी में इंप्लाई की बात करें 11% है, तो 11% है 2015 में जी में इंप्लाई जी, तो 11% की वैल्यू 2200 है सर, ध्यान दो। 11% की वैल्यू 2200 है तो 1% की वैल्यू भाई साहब कितना हुआ? 11 दूना भाई 200 हुआ। तो आपको ए में चाहिए, ए में 15% है तो 15% की वैल्यू सर, तो 200 को 15 से गुणा करो, 15 दुनाई 30 यानी 300 एम्प्लाई। याद करिए 300 नहीं 3000। ये समझ में आ रहा है कंफ्यूजन? पहले आप बताओ फिर आगे हम सॉल्व करें। यानी जी में 2015 में 2200 एम्प्लाई, जी में 2015 में 11% एम्प्लाई, 11 की वैल्यू 2200, और ए में 2015 में कितने हो जाएंगे? 11 की वैल्यू 2200, 1 की वैल्यू 200, तो 15 की वैल्यू 3000 एम्प्लाई 2015 में ए में हो जाएंगे। अब ए में पता 2016 में जी में क्या कह रहा भाई साहब? ये तो कह रहा है 2016 में जी में 10% कर्मचारी बढ़ गए। आप बताओ तो इसका 10% निकाल कर ऐड कर दो, तो 2200 का 10% निकाल कर ऐड कर दो, और चाहे 10% के लिए 110 बाई 100 से गुणा कर दो, दोनों सही है ना। यानी 2200 को 10% बढ़ा दो, यानी इसका 10% निकाल कर ऐड कर दो,
यानी इसमें इसका 10% जोड़ दो तो 2200 का 10% कितना हुआ? तो 2200 का 10% कहोगे सर 220 हुआ, तो 2200 में 220 करोगे 2400 2200 में 220 करोगे 2420 हो जाएगा। या जो है 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है आपको पता है, 110 22 100 से गुणा करना होता है, यानी एक जीरो करो और 22 को 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 24, यानी आपको पता है 2016 में कुल कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे सर जी में? 2420। एक लाइन का था, बस समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं। कहोगे हाँ सर 2015 में भाई साहब 3000 एम्प्लॉय थे, 2016 यानी ए में 2016 में 20% बढ़ जाएंगे, तो आप 20% बढ़ा दो, क्या करोगे 120 बाई 100 से गुणा कर दो, चाहे 20% यानी 3000 का 20% 600 हुआ, जोड़ दो, और चाहे 12 3 3600 यानी 12 3 3600, 2 0 कट गया, यानी 3600 एम्प्लॉय हो जाएंगे कब? 2016 में कंपनी ए में। क्या पूछा जा रहा है? तो कुल संख्या कितनी है 2016 में? सर 2420 और 3600, 24 36 कितना हुआ? 24 36 6020, 6020 कहीं है? नो सर 2016 में, हाँ डी एक होना चाहिए सर। 24 36 कितना? 6020, हाँ सही है, बिल्कुल सही, 11 दूना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत है भाई जी। इतना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी ए एंड जी टुगेदर 2016? अरे बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं, यानी 6020 एम्प्लॉय। 6020 कैसे? क्योंकि 2420 2016 में जी में और 3600 ए में, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल सही हैं, 6020 करेक्ट आंसर। कहोगे जी सर, चलो इसको बताओ। अब आप बताओ, हम वो बहुत आराम से बता रहे समझाने के लिए आपको। 2015 में कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या 3500 थी। कब? 2015 में बी में, यानी 2015 में बी में अगर दिया है तो हमें क्लियर पता है, अगर 2015 में दिया है बी में तो सब में 2015 में ए में, बी में, सी में, डी में निकाल सकते जी। तो 2015 में डी में स्नातक कर्मचारियों की संख्या का कंपनी बी से क्या अनुपात है? द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी बी 2015, इतना ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डी टू टोटल दैट ऑफ कंपनी बी इन 2015? तो आपको ये कह रहा 2015 में बी में कुल कर्मचारी दिया है, 2015 में डी में ग्रेजुएट की संख्या कंपनी बी से क्या अनुपात है? स्नातक कर्मचारी कुल संख्या की कुल संख्या का कंपनी बी से क्या अनुपात है, यानी कंपनी बी से ग्रेजुएट की संख्या क्या अनुपात है, बताइए आप। याद करिए, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2015 में भाई साहब हमें पता है, ध्यान समझिएगा, डी और बी में 100 में 2015 में डी में कितने भाई साहब? 12% एम्प्लॉई हैं, और 100 में बी में कितने हैं? 22% एम्प्लॉई हैं, ठीक। तो जो एम्प्लॉई भले जो भी हो, तो ये दिया है 12% और इतना परसेंट, और डी में ध्यान दो 60% एटलीस्ट ग्रेजुएट है, तो डी में ग्रेजुएट यानी 60%, इसका 60% निकालोगे। बी में ग्रेजुएट 22 का कितना आप कहोगे? बी में 48 को है, नॉन ग्रेजुएट है, इसका मतलब ग्रेजुएट कितने हैं? 52 ग्रेजुएट है, नहीं 48 ना, 48 ग्रेजुएट निकालना, यानी डी में ग्रेजुएट का बी में ग्रेजुएट से 3300 की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर आपको 2015 में बी में एम्प्लॉय दिया है तो बी का मतलब 22% की वैल्यू दिया है, तो डी में 12 निकाल लोगे, तो डी में 12 निकाल लोगे तो 3300 के रेशियो में आएगा ना। और डी में जितने एम्प्लॉय है उसका 60% ग्रेजुएट है, बी में जितने एम्प्लॉय है उसका 48 ग्रेजुएट है, तो कुल एम्प्लॉय का रेशियो पहले दे दिया जा चुका है। एम्प्लॉय में ग्रेजुएट होंगे तो उनका डायरेक्टली रेशियो निकल आएगा ना, वैल्यू की जरूरत नहीं थी, बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो सॉल्व कर लो, देखो 2% से कट गया, कहोगे हाँ सर। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, कहोगे हाँ सर। 4 तिहाई 12, कहो हाँ सर। 5 तिहाई 15 और 22 बचा, क्या 15-22 अनुपात कहीं है? यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है बताओ, बस थोड़ा सा आपको समझना था, अगर थोड़ा सा आप समझ गए ना तो ओरल आप आंसर बता सकते हैं। कहोगे जी सर, जबरदस्त, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट एट ऑल। ओके, अब देखो ये एक और, अब इसको आप सॉल्व करके आएगा, ये हम आपको सिर्फ और तरीका बताएंगे, 3 हमने अच्छे से बताया, ये तरीका बताएंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे और बताएंगे भाई क्या आंसर आएगा। देखो इसको पहले अधिक का जैसे कह रहा
उन अभ्यर्थियों का वितरण जो एमबीए प्रोग्राम में शामिल हुए, एमबीए प्रोग्राम में जो शामिल हुए और संस्थानों ए से जी, ये ए से जी संस्थान ए बी सी डी ई एफ जी, कैंडिडेट हु ज्वाइन एमबीए, 8,550 कैंडिडेट ने एमबीए ज्वाइन किया। कैंडिडेट हु कंप्लीटेड एमबीए, भाई ज्वाइन तो किया 8,550, ए में 22%, बी में सी में, संस्थान है, संस्थान ए में बी में सी में, तो हम 2000 ये नहीं दिया, हम ये बता सकते हैं भाई एमबीए में ए में बी में सभी संस्थान में किस किस संस्थान में कितने कितने एमबीए प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किए। कैंडिडेट हु अपीयर्ड एमबीए यानी 5,700 कुल जो है कैंडिडेट हु पास कंप्लीट एमबीए 5,700 किए, यानी आप बताओ 8,550 ज्वाइन किए थे 6 संस्थान में और 5,700 ही कुल मिलाकर कंप्लीट किए, यानी भाई 12 में 15 में 7 गया 8 हुआ और 6 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, तो ये 2,850 लोग कहां गए? 2,850 लोग फेल हो गए एमबीए में ना, ये तो पता पहली बात, तो 2,850 लोग फेल हो गए, यानी वो पास नहीं कर पाए। तो यहां पहला वाला ग्राफ है जिन्होंने ए संस्थान ए में बी में सी में कितने ज्वाइन किए हैं एमबीए, वो जैसे बोलते संस्थान बी में एमबीए प्रोग्राम कितने ज्वाइन किए हैं, 8,550 का भैया 15% निकाल लो, एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं कब, यानी बी संस्थान से। सी संस्थान में कितने लोग ज्वाइन किए भाई 10%, वैसे 8,500 का जिस संस्थान में कितने ज्वाइन किए निकाल सकते हो। और ये अलग से पास दिया, संस्थान ए में 5,700 का कितना 18% लोग एमबीए पास करके निकले हैं, यानी तो अब संस्थान ए में कुल ज्वाइन कितना किए पहले वाला ग्राफ बता रहा है, यानी सभी संस्थानों में ज्वाइन करने वाले एमबीए प्रोग्राम पहला वाला ग्राफ बता रहा है। दूसरा वाला पाई चार्ट बता रहा है कि भाई कुल में संस्थान एबीसी में कितने पास किए एमबीए बता रहा है। तो बताओ अगर एमबीए प्रोग्राम कितने लोगों ने लेफ्ट किया संस्थान ए में, तो संस्थान ए में टोटल एमबीए पास माइनस संस्थान ए में कुल जो है कितने एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट किए घटा दोगे, मतलब कुल कितने लोग थे एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन किए माइनस कितने कंप्लीट किए घटा दोगे, कितने इनकम्प्लीट किया जाएगा ना, कहोगे जी सर, बस समझ में आ गया होगा। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं ये वाला टोटल एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन करने वालों का डेटा है, ये जो है पास करने वाले को कंप्लीट करने वाले का है। जो कंप्लीट नहीं किए तो कुल ज्वाइन जितने किए माइनस जो कंप्लीट किए घटा दोगे तो उतने लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। हम पहला क्वेश्चन छोड़ते हैं, पहले वैल्यू वाला बताते हैं। जैसे ये तो अच्छा ये उसी संस्थान दे क्या दिया है, यहां से पढ़ो इसको, उसी संस्थान पता है, इंग्लिश पढ़ो। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड द एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट ज्वाइन द सेम इंस्टीट्यूट। याद करिए, समझिए, इंग्लिश से पढ़िए। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड द एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई। आप बताओ इंस्टीट्यूट यू में, इंस्टीट्यूट ई में क्या कह रहा भाई, इंस्टीट्यूट ई में कैंडिडेट कंप्लीटेड द एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई में जितने एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट किए भाई साहब आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट दैट ज्वाइन सेम इंस्टीट्यूट, यानी ई में जितने ज्वाइन किए, मतलब ये कह रहा है यानी संस्थान ई में एमबीए जितना कितने लोग कंप्लीट किए ऊपर रहेगा और संस्थान ई में एमबीए कितने ज्वाइन किए नीचे इंटू 100 से गुणा कर दोगे, तो यही पूछा जा रहा। क्या बिल्कुल आसान तो है। और आपको हमने ध्यान दीजिए कैसे बताए थे, जब कंपैरिजन करना है हमेशा क्या करो, यानी हमेशा एक्सपैंड फॉर्म में लिखो। आप बताओ, याद लिख रहे हम अगर ई में बात करें कितने कंप्लीट किए, तो भाई कुल कंप्लीट करने वाले कितने हैं 5,700। बिल्कुल बेसिक से, हम कोई ट्रिक नहीं अपना रहे हैं, बस डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5,700 कुल लोग एमबीए कंप्लीट किए, जिसमें ई में 9% लोग एमबीए कंप्लीट किए, तो 5,700 का 9% निकाल लो। ई में ज्वाइन किए, कुल कितने लोग ज्वाइन किए थे भाई साहब, 8,550 लोग ज्वाइन किए थे। ई में कितने ज्वाइन किए थे, 8%, गुणे 100। ये तो सॉल्व करना है जी सर। देखो परसेंटेज परसेंटेज कैंसल, या बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, 1 0 1 0 कैंसिल सर, बिल्कुल सही है। यहां से सर 5 एकम 5 3 8, 5 7 35, 5 एकम 5, जी सर। यहां से याद करिए सर, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 7 ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 7, 5 चौक 20, इतना हुआ।
114, 114 इंटू 900 गुणे ये 8, कुछ और चाहो 100 करो, ज्यादा आसान है ना। हम पूरा लगभग की बात कर रहा, सेम इंस्टीट्यूट, कटेगा नहीं तो लगभग में तो आएगा हो गया। हाँ सर। अच्छा ये 9 से 19 नवैया 171, 19 सत्ते 19 अट्ठे 152, नहीं 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, ये तो और आसान हो गया। 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 से 25 तिया 75, सर 75% आ रहा। जी सर बिल्कुल, यानी 75% करेक्ट आंसर है। तो ये आप एक्सपैंड फॉर्म में वैल्यू ना लिख के एक्सपैंड फॉर्म में लिखो, कितना आसान हो गया। तो भाई ई में ये एमबीए कंप्लीट करने वाले, दूसरा एमबीए ज्वाइन करने वाले, दोनों का डेटा क्लियर आपस में रिलेट कर दो। जी सर बिल्कुल सही है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन और बताना चाह रहे, पहला हमने जान नहीं बताया, पहले क्वेश्चन समझिए फिर आप सॉल्व करिए। What is the ratio of candidate who successfully completed the MBA program to the candidate who joined from Institute G? अरे तो और आसान है। MBA प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले इंस्टीट्यूट जी की बात करोगे, कितने हैं भाई? 5700 टोटल कंप्लीट करने वाले हैं, और जी में आपको पता 12% है जो MBA कंप्लीट किए, और 8550 टोटल एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हैं, जिनमें जी में कितने ज्वाइन करने वाले? 16%। इन्हीं का रेशियो चाहिए। एकाध हम सोच रहे हैं जिसमें ना ज्वाइन करने वाले मिले, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलो फिलहाल देखो, 1 0 0 कैंसिल हुआ, परसेंटेज कैंसिल हुआ, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, बिल्कुल सही है। अब आगे फिर कहोगे सर ये कट जाता, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। देखो 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 15 तिया 45, 15 दुनाई 30, 3 3 कैंसल आउट, 2 दुनाई 4, यानी 1:2, बिल्कुल सही सर। 1:2 इज द करेक्ट आंसर। क्या और कोई तरीका है सर? अब देखो ट्रिक, अब देखो, नहीं तो कंफ्यूज कहोगे सर यही तरीका ट्रिक हमने नहीं अपनाया। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक देव आ गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक चीज ध्यान दिए, डबल पाई चार्ट में हमेशा जो टोटल वैल्यू है ये, यानी 8000, यानी कुल ज्वाइन करने वाले 8550 लोग, कुल कंप्लीट करने वाले 5700 लोग, तो पहले हम इनका अनुपातिक मान निकाल लें चाहें तो। देखो कितना, जैसे कहा 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 19 तिया 57 0, 15 तिया 45, 15 दुनाई 30, यानी हमें पता है 3:2 के रेशियो में ज्वाइन करने वाले और कंप्लीट करने वाले का अनुपात है। अब इससे सबको लाओ, यानी अगर आपको कहता है इंस्टीट्यूट जी में कंप्लीट करने वाले और ज्वाइन करने वाले का अनुपात, कहोगे सर इंस्टीट्यूट जी की बात करेंगे, कुल भैया कंप्लीट करने वाले 2 अनुपात में सब में हैं, और जी में 12% है। और कहोगे सर अगर हम बात करें किसमें, जी में ज्वाइन करने वाले 3 का कितना? 16% है। बस परसेंट कैंसिल हुआ, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 3 कट हो गया, 2 दुनाई 4, यानी 1:2 आया कि नहीं आया? मतलब जो आप वैल्यू निकालते थे वो 8550 और 5057 का पहले अनुपातिक मान 3 और 2 कर दें। अब इससे सॉल्व करें, यानी कंपैरिजन करना है, अनुपातिक मान निकालना है, सब ओरल हो जाएगा। हमने पहले जान के नहीं बताया कि पहले ऐसे देखो फिर इसको सॉल्व करेंगे। कहोगे ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व कर लोगे। एक देखो, व्हाट परसेंट कैंडिडेट कंप्लीट एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ द कैंडिडेट हु ज्वाइन इंस्टीट्यूट बी एंड सी टुगेदर। इतना आसान सा। कहोगे सर अभी हमने निकाला था कुल कैंडिडेट 3 रेशियो में, ज्वाइन करने वाले कुल कैंडिडेट 2 रेशियो में। तो कुल कैंडिडेट की बात करें, जहां पे हम 8550 यूज करना है वहां 3 अनुपात करेंगे, अनुपात कंपैरिजन में, इंक्रीज डिक्रीज सब में, और जहां पर ये यूज करना 2 यूज करें। कहोगे जी सर संस्थान बी और सी में एक साथ सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों में से बी और सी में व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट कंप्लीट द एमबीए प्रोग्राम आउट ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइन फॉर इंस्टीट्यूट बी एंड सी। व्हाट परसेंट कैंडिडेट कंप्लीट द एमबीए प्रोग्राम, किसमें? बी और सी में। बी और सी की बात करें, 17 और 13 कितना? 30, यानी कुल 2 लोग एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट कर पाते हैं, उसमें 30% बी और सी में है मिलाकर। कुल 3 लोग ज्वाइन करते हैं एमबीए प्रोग्राम, जिसमें बी और सी में कितने हैं? 15, यानी 25%। देखो यानी कितना आसान हो गया, ये कितना परसेंट है, यही तो कह रहा है सर। कैंसिल परसेंट, 2500 का 100,
3 दहम्मा 30, 40 4 9 8 यानी 80%, एक लाइन में आंसर हो जाता अगर 3 और 2 मान के चलते। समझ में आया? यस सर, बिल्कुल आसान है ना। जो लोग यहां पे 5700 यहां करते और यहां 8550 करते, कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया भाई। ठीक है। The number of candidates who complete the MBA program A and D institute together exceeds the number of candidates who join और complete। तो और आसान है, नहीं कंप्लीट करने वाले कोई दिया ही नहीं गया है। कहोगे the number of candidates who complete the MBA program from A and D, तो A और D में वैल्यू में चाहिए, तो वैल्यू में चाहिए तो कोई सुनी, आप जो रेशियो निकाल रहे हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू कर दो भाई। ए और डी में इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट कंप्लीट द एमबीए प्रोग्राम, यानी 5700 का ए और डी में बात करें, ए में 18, डी में कितना 16, 18 और 16 कितना हुआ 36, यानी 34%। 34% निकालो, ठीक है। ये एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट सी एंड ई टुगेदर। सी और ई में भाई कहोगे सी में 10%, ई में कितना 8, 10 8 18%, यानी 8550 का 18%। तो चाहे रेशियो करते तो बाद में जो डिफरेंस, जो रेशियो जिनको कट करने में किया था वो मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहां ऐसे निकाल सकते हो, ये भी तो इजी हो गया। कहां डाउट है भाई? यहां कहोगे सर 19, अभी देखो 3 और 2 यहां था ना, हम एक रेशियो ऐसे करते कॉमन लेते, जैसे यहां 19 या 57, 19 4 76, 19 5 95, हमने 19 कॉमन लिया और 15 15 दुनाई 30, 15 3 45। कैसे? 19 इंटू 15 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 इंटू 34 68, माइनस, याद करिए ना, ये इसी ध्यान देना, ये पूरा पूरा अगर वैल्यू नहीं करते, ठीक है। 68 100 बाद में कर देंगे, और यहां पे फिर 18, ठीक। तो नहीं, यहां कितना हुआ 18 नहीं नहीं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। कहोगे कितना भाई? 3 और पूरा ये, तो 18 3 54, 54 0 0 है। कहोगे 19 15 68, 8 के 5 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 19 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 5 3 15, 5 20 2 7 14, 19 7 आ गया 369 आंसर। कितना आसानी से आप बता दिए। डिफरेंस चाहिए? कहोगे हाँ सर। तो कहने का मतलब अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, देखो ये 16वां नहीं, 16वां नहीं, ये था, कौन सा था भाई जो हमने नहीं बताया था, पहला नहीं बताया था ना, ये था। किस संस्थान में शामिल अभ्यर्थियों में से एमबीए प्रोग्राम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? हर उसमें करो, ये रेशियोस करो, ज्यादा आसान है, क्योंकि भाई शामिल होने वाले परसेंटेज वो जो है उसमें ज्वाइन करने वाले में सबसे ज्यादा कितना परसेंट अधिक है, तो ये 3 रेशियो, ये 2 रेशियो। अब आसान हो जाएगा, जैसे ए में एक बात करो तो 18 दुनाई 36% लोग क्या हैं, यानी शामिल हुए, कंप्लीट किए ग्रेजुएशन, और 22 तिहाई 66, यानी 66% लोग ज्वाइन किए हैं। इसका कितना परसेंट निकालना, वैसे सबका निकालकर जिसमें अधिकतम होगा वो आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप बताइएगा। सब तो बता दिए सर, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए हमें लगता है इतना सफिशियंट है। यानी 4 डीआई अगर आप समझे होंगे ना, ये सब मतलब कैलकुलेशन बेस्ड, आज ज्यादा डीआई थी, कॉन्सेप्ट कम था, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई था, और ऐसे डीआई हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अब हम आपको कोशिश करेंगे डेली कुछ बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, अब जो डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट टॉपिक होगा किसी भी उसमें। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भाई कि क्या टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाए, यानी जो भी बर्निंग टॉपिक, चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो या जो है आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपको डाउट है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। प्रैक्टिस जैसे चल रही चलती रहेगी, लेकिन आपको बेसिक से डिस्कस करेंगे। डेली 7 बजे आएंगे, आप भाई नाम सर्च कर लीजिएगा शिवानंद सर के नाम से, स्टडी 91 चैनल पे आपको हम डेली मिलेंगे। जो भी टॉपिक आप कहिए, जो भी सुझाव, जो भी कहिएगा, वो बिल्कुल हम 7 बजे वो टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बेसिक से, यानी जो आसानी से आप समझ सके वो लेके आएंगे। कहोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से हम मिलेंगे डेली 7 बजे, बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए भाई। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर यस या नो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और ये बताइएगा सर कि ये टॉपिक हमें डिस्कस करिए, इसमें डाउट है, हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट समय मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।